स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद गौरव पर। और हमारे हाथ में है इस समय सीटेट का पेपर जो कि आपको दिख रहा होगा। तो इसमें देखते हैं कैसा पेपर था, कैसे प्रश्न बने थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है देख लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ये। जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, विचारों का आदान प्रदान जब होगा, ठीक है, विचारों का आदान प्रदान होगा तो समस्या समाधान कौशल में वृद्धि होगी। तो ये चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अधिगम का प्रारंभिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? तो अधिगम का प्रारंभिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? समालोचनात्मक चिंतन का विकास, समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तथ्यों को रटना रोट लर्निंग बिल्कुल नहीं करानी है, यंत्रवत याद नहीं कराना है। ठीक है, ये सब गलत हो जाएंगे। विकल्प एक सही हो जाएगा, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता क्या दर्शाती है? को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। भाई क्यों देखा जाना चाहिए? गलत हो जाएगा। को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। क्यों नहीं रखा जाना चाहिए भाई? को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है। पहले तर्क संगत सिखाएंगे क्या? जटिल से सरल की ओर बढ़ती है। जटिल क्यों सिखाएंगे भाई? पहले सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। तो 4 का हो जाएगा 3 वाला, मतलब सी वाला, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो देखो, अधिगम के दौरान वैचारिकता बिल्कुल सही हो जाएगा, संगठन बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्गीकरण बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें देखो योगदान कौन नहीं देगा? ये जो गैर प्रासंगिकरण होगा। ठीक है, गैर प्रासंगिकरण जो होगा ये बिल्कुल भी योगदान नहीं देगा। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगला देख लेते हैं। बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा? देखते हैं। उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना, उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान क्यों उपलब्ध कराएंगे भाई? स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना बिल्कुल नहीं, कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना बिल्कुल नहीं करना। ये बिल्कुल ए वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। कौन सा वाला? ब्रेन स्टॉर्मिंग कराएंगे। ठीक है, क्या कराएंगे? ब्रेन स्टॉर्मिंग। किस चीज़ के लिए? समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न देखिए। अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? तो अनुभवात्मक जो एक्सपीरियंस लर्निंग होती है, एक्सपीरियंस लर्निंग, ठीक है, किस पर बल देती है? एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने से, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, या बच्चों के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर, या सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आलोचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। देखिए, आलोचनात्मक, ठीक है, और समालोचनात्मक और रचनात्मक, ये सब पॉजिटिव वर्ड होते हैं। जहाँ पर भी आपको मिलेंगे सही जरूर होगा। अगला देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न फिर देखिए, कारण और कथन का प्रश्न आ गया है। तो कारण कथन क्या है? शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलिप्तता हो। ठीक है, संलग्नता हो। तो ये देखिए बिल्कुल सही बात कह रहा है। ठीक है, ऐसा ही सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें बच्चों की सक्रिय भागीदारी हो। ठीक है, तभी तो वे सीखेंगे भाई, तभी तो वे सीखेंगे। कारण इसका क्या बता रहा है? सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। और सीखने में सक्षम होते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। क्या कह रहा है? सही कह रहा है। सक्षम सभी होते हैं। कैसा माहौल उनको मिलता है या कैसे सिखाया जाता है, ये डिपेंड करता है। ये उसके अधिगम को प्रभावित भी करता है। तो इसका जवाब कौन सा सही हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला देख लेते हैं। नवा प्रश्न क्या कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं, मतलब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो होती है, ठीक है, के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
क्या नहीं बात था, इधर देख लेते हैं। एज पर लेव वाइगोत्स्की डैश डैश प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल एबिलिटीज अमॉन्ग चिल्ड्रन। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल एबिलिटीज की बात हो रही है यहाँ पर। तो देखिए देख लेते हैं, मानकीकृत पाठ्यक्रम की कहीं पर भी बात नहीं होनी चाहिए, वो तो मानकीकृत वाला जो है वो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक अलगाव नहीं, बिल्कुल नहीं। मूर्त पुरस्कार, पुरस्कार की तो बात ही नहीं हो रही है। सहकर्मी सहयोग, ठीक है, सहकर्मी सहयोग ये जो है ये बिल्कुल सही वाला जवाब हो जाएगा, क्योंकि वाइगोत्स्की ने इसी को बढ़ावा भी दिया है। कौन सा? सोशियो कल्चर। ठीक है, सोशियो कल्चर और लैंग्वेज। ठीक है, तो इस पे ही वाइगोत्स्की ने बढ़ावा भी दिया है, तो ये बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? सहकर्मी सहयोग। ठीक है, अंतःक्रिया करके बच्चे अच्छे से सीख सकते हैं। कैसे? अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक माने प्राइवेट स्पीच। क्या? प्राइवेट स्पीच। ठीक है, प्राइवेट स्पीच की बात आई है, तो देख लेते हैं विकल्प। बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। विकासात्मक देरी का संकेत है, ऐसा भी नहीं है। प्राइवेट स्पीच की बात किसने कही? ये लेव वाइगोत्स्की ने कही है, लिखा भी है ऊपर लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। इसमें देखिए, बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है। नहीं, देखिए ये गलत हो जाएगा। देखिए विकल्प को फिर से पढ़ते हैं। बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका, हाँ नहीं, देखिए ये बिल्कुल सही बात है। ये देखिए पहला सही है, बिल्कुल सही है, पहला सही है। बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, हाँ ये बिल्कुल सही बात है, ये आपका जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, इसका 10 का होगा ए। अब देखते हैं 11 नंबर। 11 में कह रहा है कि 4 वर्ष की अपर्णा कहती हैं कि एक बटन जिंदा है। क्या कहती है? एक बटन जिंदा है, क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है? परिकल्पित निगमनात्मक। यह कौन सा हो जाएगा? ये तो स्टेज 4 की बात हो जाएगी, स्टेज 4 की ये बात हो जाएगी। या सेंट्रेशन मतलब केंद्रीयन, ठीक है, या पारगमनात्मक तर्क, या जीववादी चिंतन, एनिमिज्म। ये बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा 11 नंबर का। ठीक है, 11वें नंबर का चौथा जो विकल्प है जीववादी चिंतन, ये बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि शैशवावस्था में सामाजिकरण की डैश डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि बाल्यावस्था में सामाजिकरण की डैश डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो क्या कह रहा है? माध्यमिक, तृतीयक, माध्यमिक प्राथमिक, तृतीयक माध्यमिक, प्राथमिक माध्यमिक। सही जवाब इसमें कौन सा होगा? चौथा विकल्प बिल्कुल सही जवाब आपका इस प्रश्न का हो जाएगा। शैशवावस्था में सामाजिकरण की प्राथमिक जो प्राइमरी जो संस्थाएं होती हैं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की जो माध्यमिक या सेकेंडरी, ठीक है, माध्यमिक या सेकेंडरी, ये भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, किसके? लेव वाइगोत्स्की। देखिए वाइगोत्स्की से कितना, तीसरा क्वेश्चन है ये, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है, खूब पूछे गए हैं। कौन? वाइगोत्स्की। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ये तो देखिए पियाजे वाली बात हो जाएगी। ठीक है ना। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित हो, बिल्कुल सही बात है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? ये जो आपका भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होता है। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होता है। और देखते हैं, अच्छा, सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बना, हाँ ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका जो विकल्प इसमें सही होगा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार
ये संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये आपका गुड बॉय, कौन सा? गुड बॉय और गुड गर्ल। तो स्टेज कौन सी हो जाएगी? कन्वेंशनल। कौन सी? पारंपरिक स्तर। ये आपका सही जवाब हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का दूसरा वाला, पारंपरिक स्तर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। 15 में कथन है कि शिक्षकों और साथियों जैसे अधिकतर जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो इससे आपको पढ़ने से समझ में आ गया होगा ये किसकी बात कर रहा है। ये भी MKO की बात कर रहा है, मोर नॉलेजेबल अदर, लेव वाइगोत्स्की। किसकी कर रहा है? लेव वाइगोत्स्की की बात कर रहा है ये। ठीक है, ये कथन जो है ये भी देखिए क्वेश्चन वाइगोत्स्की से ही है। ठीक है, तो ये कथन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कारण इसका देख लेते हैं। सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। सामाजिक संपर्क जो है वो सीखने और क्या कर रहा है? सीखने और विकास का प्रमुख घटक है। क्या है? प्रमुख घटक है। ठीक है ना, तो इसमें ये देखिए, इसमें जो है ये दोनों चीज़ें सही हो जाएंगी आपकी। ठीक है, इसमें भी आपका आंसर जो है वो यही होगा 4। A और R दोनों सही हैं तथा R A की सही व्याख्या करता है। लेकिन ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड था? वाइगोत्स्की से। अब आप देख लीजिए कितने हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए, 3 से 4 वाइगोत्स्की से हो गए। ठीक है, काउंट हमने देखिए एग्जैक्ट नहीं बताना है हम आपको। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। कौन सा? 16, प्रश्न संख्या 16। अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग का मुख्य लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द मेन गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग? तो इसके विकल्प देख लेते हैं। विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से। भाई मानक या तय पैमाने से क्यों करेंगे आप? हाँ, बिल्कुल गलत बात है ये। विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना तथा जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत क्यों करेंगे आप? भाई ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, ग्रेडिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी भाई। अगर आपने सीटेट की तैयारी अच्छे से की है तो आपको पता होगा ग्रेडिंग नहीं करनी है भाई। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब यही हो जाएगा। ये देखिए गलतियां होती रहती हैं हमसे, थोड़ा सा इनको नज़रअंदाज कर दीजिएगा। क्या? नज़रअंदाज कर दीजिएगा। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 17। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं? किसमें? शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें शब्दों का खेल शामिल हो। अब इसके विकल्प देख लेते हैं। 7 वर्ष है, 3 वर्ष है, 12 वर्ष है, 1 वर्ष है। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 3 वर्ष। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। कैरोल गिल्लिगन ने आलोचना भी की थी कोहलबर्ग के जो नैतिक सिद्धांत थे, क्योंकि ये जो थे ये इन्होंने बताया था कि जो हैं वो जेंडर बायस्ड हैं, जो नैतिक विकास है ना। तो उसके बाद में ये क्वेश्चन देखिए उसी से संबंधित है। कैरोल गिल्लिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए, अनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर, या सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, या नारीवादी दृष्टिकोण से। हाँ देखिए बिल्कुल जो
नारी है वो केयर के लिए है, ठीक है, ये कैरोल गिलिगन से ही संबंधित है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? नारीवादी दृष्टिकोण, ठीक है, नारीवादी दृष्टिकोण इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार, देखिए अब आए हैं पियाजे, वाइगोत्स्की खूब आए हैं, ठीक है, अब पियाजे की शुरुआत हुई है। नहीं, पियाजे के साथ ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका था, देखिए हम कन्फर्म नहीं है, देख लीजिएगा अपना, है ना, अब कोई ज़रूरत भी नहीं, अब तो जो होना था हो चुका है। अब अगली बार ही जो भी होना होगा हो पाएगा। जीन पियाजे के अनुसार, किसके अनुसार? जीन पियाजे, जीन पियाजे के अनुसार क्या कह रहा है? पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो ये तो देखिए साफ साफ इसमें सेंट्रेशन की बात कही गई है, किसकी? केंद्रीयन की। समय जाया नहीं करेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है भाई? वो क्या कहलाता है? विसर्जन, त्वरण, विभेदित निर्देशन या संवर्धन। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? विकल्प दिया है विसर्जन, त्वरण, विभेदित निर्देशन, संवर्धन। तो इसका जो सही विकल्प होगा, इसका सही जो आंसर होगा वो होगा त्वरण। कौन सा? गतिवर्धन। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि डिस्ग्राफिया क्या है? एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। ये तो देखिए ADHD की बात हो रही है, किसकी? ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये तो उसकी बात हो रही है। ये एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। ये एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। तो ये देखिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका, है ना। ये न्यूरोलॉजिकल जो है प्रॉब्लम है, ये क्या है? ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ना। तो ये बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? शिक्षक को समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, ठीक है, ठीक ही चलना है अभी, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें। हाँ बिल्कुल सही बात है। विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। विविधता को एक बाधा के रूप में भाई क्यों देखेंगे भाई? बाधा के रूप में क्यों देखेंगे भाई? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? चौथा विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 इसमें सही जवाब हो जाएंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, हार्वर्ड गार्डनर ने कितनी प्रकार की बुद्धियां बताई हैं? 8 प्रकार की, ठीक है ना, 8 प्रकार की बुद्धियां बताई हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी रहते हैं, क्वेश्चन जरूर आता है हर बार, और उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी इनके द्वारा जो बुद्धियां बताई गई हैं। तो चलिए विकल्प चेक कर, पहले तो पूरा प्रश्न ही कर लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो भाई देखिए, अगर दर्शन शास्त्री की बात करेंगे तो उसके पास कौन सी होगी? उसके पास होगी इंट्रापर्सनल। कौन सी? इंट्रापर्सनल, ठीक है, उसके पास कौन सी होगी? इंट्रापर्सनल। और जो आपका मूर्तिकार हो गया उसके पास कौन सी होगी? स्पेशल। कौन सी? स्पेशल, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका सही हो जाएगा आंसर दूसरा वाला। कौन सा? दूसरा, अंतःवैयक्तिक और दिक्स्थान, ठीक है, ये वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 24।
24 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्वलीनता माने ऑटिज्म, क्या ऑटिज्म की बात कर रहा है। तो स्वलीनता क्या है? स्वलीनता वाले विद्यार्थी की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? संवाद कौशलों का उच्च स्तर। भाई देखो, जो ऑटिज्म का शिकार होगा वो ये तो नहीं कर पाएगा। बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, ठीक है। कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता नहीं होगी। उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता नहीं, ये भी नहीं। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा सेकंड वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 25। कौन सी? 25। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है? माने ग्रॉस मोटर स्किल। कौन सा? ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है। ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अब इसमें देख लेते हैं क्या है, कौन सा। तो देखिए, ग्रॉस मोटर स्किल की बात कर रहा है, तो इसमें एक कागज पर एक बड़े आकार को रूपरेखा के अनुसार काटना गलत। एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना गलत। बुनाई नहीं, ये भी नहीं। फाइन मोटर स्किल की बात आ जाएगी यहाँ पर। ग्रॉस मोटर स्किल की बात कर रहा है तो आंसर कौन सा हो जाएगा? तैरना। कौन सा? स्विमिंग, ठीक है। स्विमिंग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भौतिक वृद्धि और विकास के डैश डैश और डैश डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। क्या? भौतिक वृद्धि और विकास के विभेदीकरण, समीपस्थ, एकीकरण, शीर्षगामी कौन सा होगा? तो देखिए, साफ साफ इसमें दिख रहा है शीर्षगामी अवरोही, समीपस्थ आंतरिक से बाहरी। तो ये किसकी बात हो रही है? ये बात आपकी हो रही है सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल की। किसकी? सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल की। तो आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 4। जो ऑप्शन नंबर 4 है, जो आपका चौथा विकल्प है, वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 26 का। अब देख लेते हैं अगला विकल्प। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 27 है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश डैश और सोच डैश डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी और तार्किक, स्थिर है, आत्म केंद्रित। तो इसका जो धीमी है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित है, स्थिर है, तार्किक है, या स्थिर है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित है, फिर धीमी है, फिर तार्किक है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर है। चलिए बनाते हैं इसको। वृद्धि स्थिर है और सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित है, ठीक है। जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी है, ठीक है। कैसी हो जाएगी? धीमी। और सोच कैसी हो जाएगी? तार्किक, ठीक है। सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? चौथा वाला। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 देख लेते हैं, 28। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिससे विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता है। कक्षा में शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली? देखिए, बच्चा जब अपने विचार, ठीक है, अपने विचार की आवश्यकता उसको कब होगी? जब उससे कुछ ऐसा पूछेंगे, ठीक है, जो वो अपने अनुभव, उसके अनुभव के बारे में कुछ ऐसा पूछेंगे जिससे कि कुछ वो अपने अनुभव को व्यक्त कर सके, ठीक है ना। या जैसे कोई परिभाषा अगर पूछ देंगे तो उसमें थोड़े ना उसके पूरे विचार आ पाएंगे, ठीक है ना। ये क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच में क्या संबंध है, ये भी नहीं होगा। क्रिया की परिभाषा क्या है, नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। आपका जो सही जवाब होगा वो ये हो जाएगा, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली, ठीक है। प्रश्न संख्या 29 देख लेते हैं, 29। 29 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बाह्य,
ये बाह्य आरोपण हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है कि शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण, ये भी नहीं होगा। मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं, नहीं, गलत हो जाएंगे, ये तीनों गलत हो जाएंगे। सही कौन सा होगा? सही हो जाएगा चौथा विकल्प, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की थी। बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा प्रश्न संख्या 29 का। आप देख लेते हैं अंतिम प्रश्न, CDP का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। कथन और कारण खूब पूछे गए हैं। बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप की बात आ रही है यहाँ पर, है ना। कारण क्या आ रहा है कि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उनके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो कथन और कारण की ये दोनों बातें हमें तो सही लग रही हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें सही हैं। आंसर आपका जो होगा वो हो जाएगा डी वाला, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे बताए हुए आंसर और जो भी व्याख्या थी वो कुछ समझ में आई होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आया होगा। और आपने किस तरीके से आंसर किए हैं अपने चेक ज़रूर कर लीजिएगा। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा, ये जो सत्य है वो 100% की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें, एक दो प्रश्नों में कुछ आयोग हो सकता है कि किसी और विकल्प को सही कर दे, तो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि 100% सत्य की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। क्योंकि पेडागोजी एक ऐसी चीज़ है, उसमें कुछ भी हो सकता है। आयोग कभी कभी दूसरे विकल्प को भी सही ठहरा देता है, लेकिन फिर भी ये बहुत हद तक सही विश्लेषण है जो कि हमने CDP का किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा आप लोग इसे ज़रूर देखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करेंगे। उम्मीद है आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। अगर इस पेपर के लेवल की बात करें तो इसको कहेंगे कैसा था, CDP की अगर बात करें तो कैसा था, ईजी था। हाँ, 2-4 क्वेश्चन जो थे वो थोड़े से कैसे थे, मॉडरेट थे। कैसे थे? मॉडरेट थे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा और बहुत ही अच्छा स्कोर आप करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।